So hello everyone, welcome to Prasasanic Gurukul. Friends, in this video we are going to analyze the Occupational Safety Health and Working Condition Act. जो आपका फोर्थ और लास्ट आपका कोड बच गया था उसको हम एनालाइज करेंगे। यहाँ पर हम सिंपल पहले जनरल प्रोविजन देखेंगे, जनरल उसका एक बैकग्राउंड और हिस्ट्री देखेंगे, उसके बाद में वी विल डिस्कस सम इम्पोर्टेंट प्रोविजन ऑफ दैट पर्टिकुलर एक्ट। उसमें मैं आपको पीडीएफ दिखाऊंगा और उस पीडीएफ से हम एनालाइज करेंगे जो भी इंपॉर्टेंट आपके प्रोविजन या सेक्शन है। ठीक है, तो ये इसमें दो वीडियो होगी। पहला जनरल आपका इंट्रोडक्शन होगा और उसके जो स्पेशल दो प्रोविजन मुझे लगते हैं कि ज़्यादा इंपॉर्टेंट है वो डिस्कस करूंगा। उसके बाद में फिर आपका जो टोटल एक्ट होगा उसका पीडीएफ से हम डिस्कस करेंगे इंपॉर्टेंट प्रोविजन। ठीक है, तो इफ वी सी द हिस्ट्री ऑफ ऑक्यूपेशनल सेफ्टी, जब ऑक्यूपेशनल सेफ्टी हेल्थ एंड वर्किंग कंडीशन की हम बात करते हैं तो उसमें जो आपका पहला एक्ट था ये हमने डिस्कस भी किया है। आपका जो फैक्ट्री एक्ट था 1881 में सबसे पहले आया था। ठीक है, तो ये फैक्ट्री एक्ट जो है आपका ऑक्यूपेशनल सेफ्टी से रिलेटेड एक इम्पोर्टेंट एक्ट है और यहीं से इंडिया में जेनेसिस हुआ था किसी भी टाइप के लॉ का जो आपका किसी प्रीमाइज में वर्कर की और लेबर की सेफ्टी, सिक्योरिटी और उसकी अदर कंडीशंस को इंश्योर करता है। ठीक है, तो आपका फर्स्ट फैक्ट्री एक्ट कब आया? 1881 में। फिर हमने पढ़ा था सेकंड फैक्ट्री एक्ट आया था 1891 में। फिर हमने पढ़ा थर्ड फैक्ट्री एक्ट, फिर हमने फोर्थ, इस टाइप से हमने डिफरेंट फैक्ट्री एक्ट देखे। फिर हमारा जो मेन था फैक्ट्री एक्ट 1948 आफ्टर इंडिपेंडेंस जो आया। ठीक है, तो अब बात करते हैं 2009 की। ये आप डेट याद रखना, बस ईयर याद रखना। ये टाइमलाइन क्यों इंपॉर्टेंट है ये, क्योंकि इस टाइम पे आपकी जो मिनिस्ट्री ऑफ लेबर एंड एम्प्लॉयमेंट है इसने डिक्लेयर किया थी एक अपनी नेशनल पॉलिसी ऑन सेफ्टी, हेल्थ एंड एनवायरनमेंट एट वर्क प्लेस। ठीक है, तो आपसे पूछा जा सकता है कि किस पर्टिकुलर ईयर में आपकी नेशनल पॉलिसी आई थी, किस पे? आपका सेफ्टी, हेल्थ एंड एनवायरनमेंट एट वर्क प्लेस 2009 में आई थी, इसलिए मैंने आपको बताया। बाकी इसमें क्या था, तो इस पर्टिकुलर पॉलिसी में आपका था कि प्रोविजन क्या होना चाहिए, स्टैट्यूटरी प्रोविजन होना चाहिए आपकी ऑक्यूपेशनल सेफ्टी एंड हेल्थ का सभी सेक्टर में, प्रोवाइड एडमिनिस्ट्रेटिव एंड टेक्निकल सपोर्ट। ठीक है, इंसेंटिव डेवलपमेंट पे फोकस होना चाहिए, डेटा कलेक्शन सेंटर होना चाहिए, एनफोर्समेंट एप्लीकेशन जो आपके जो ऑक्यूपेशनल सेफ्टी एंड हेल्थ से रिलेटेड प्रोविजन है उनका स्ट्रिक्ट एनफोर्समेंट होना चाहिए। ठीक है, फिर नेशनल स्टैंडर्ड आपको स्टैब्लिश करने चाहिए। ऑक्यूपेशनल सेफ्टी, हेल्थ एंड वर्किंग कंडीशन के नेशनल लेवल पे एक स्टैंडर्ड होने चाहिए जिससे आपके स्टेट भी इंस्पायर होंगे, जो इंडस्ट्रीज है वो इंस्पायर होगी। ठीक है, कंप्लायंस उनका फुल्ली होना चाहिए और फिर परमानेंट बेसिस पे एक रिव्यू होना चाहिए। ये सब इंपॉर्टेंट प्रोविजन थे आपके पॉलिसी में, आपको जनरली आपको याद रखना है, बाकी इसको कुछ आपको मेमोराइज नहीं करना है, बस 2009 का ध्यान रखना। नेशनल पॉलिसी आई थी आपकी सेफ्टी, हेल्थ एंड एनवायरनमेंट एट वर्क प्लेस पे। अब बात करते हैं आपके कोड की, जो आपका ऑक्यूपेशनल सेफ्टी वाला सेफ्टी, हेल्थ एंड वर्किंग कंडीशन कोड है 2020, वो उसकी टाइमलाइन आप देखिए। तो वो सबसे पहले 23 जुलाई 2019 को इंट्रोड्यूस किया गया। कहाँ पे? आपकी लोकसभा में। अगर आप देखें तो लोकसभा के बाद में ये आपका स्टैंडिंग कमेटी को दे दिया गया था। स्टैंडिंग कमेटी के बाद में स्टैंडिंग कमेटी की रिपोर्ट आई। ये डेट आपको याद नहीं रखनी, आपको डेट याद रखनी है ये कि वो पास 22 को हुआ लोकसभा में, 23 को वो राज्यसभा में हो गया था, फिर वो ऑफिशियल गैजेट में आपको 29 सितंबर 2020 को आया। ठीक है, तो ये आपको फाइनल डेट याद रखनी है। इंट्रोडक्शन की डेट आपको याद भी रहे ना रहे, ठीक है, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता, बट फाइनल डेट याद रखना 29 सितंबर 2020। अब करते हैं कि कौन कौन से एक्ट जो है इसके अंडर है। तो एक्ट की अगर आप बात करें, आप देख लीजिए, फैक्ट्री एक्ट हो गया, माइंस एक्ट हो गया, आपका डॉक वर्कर्स सेफ्टी हेल्थ वेलफेयर एक्ट हो गया, बिल्डिंग एंड अदर कंस्ट्रक्शन वर्कर, रेगुलेशन ऑफ एम्प्लॉयमेंट सर्विस हो गया, प्लांटेशन लेबर हो गया, कॉन्ट्रैक्ट लेबर हो गया, इंटरस्टेट माइग्रेंट वर्कर हो गया। ठीक है, वर्किंग जर्नलिस्ट एंड अदर न्यूज़पेपर एम्प्लॉयज हो गया। ठीक है, पर्टिकुलर एक्ट जो 1995 में आया था, वर्किंग जर्नलिस्ट एक्ट 1958 हो गया, मोटर ट्रांसपोर्ट वर्कर एक्ट हो गया, आपका सेल्स प्रमोशन एम्प्लॉय एक्ट हो गया, बीडी एंड सिगार वर्कर्स एक्ट हो गया, और सिने वर्कर्स एंड सिनेमा थिएटर वर्कर्स 1981। तो टोटल आपके 13 एक्ट इसके अंदर है। सबसे पहले इंफॉर्मेशन तो ये है, इसके अंदर कितने हैं? टोटल 13 एक्ट है, जो पहले आपके प्रायर कोड के आपके जो एग्जिस्ट करते थे वो कितने आपके 13 एक्ट को इसने सब्ज्यूम कर लिया। अब ये इंपॉर्टेंट देख लेना, ठीक है।
इस सेफ्टी हेल्थ और वर्किंग कंडीशन से रिलेटेड है। ठीक है, थोड़ा थोड़ा नज़र लगा ले, मार लेना इस पर कि कॉन्ट्रैक्ट लेबर जैसे इंपॉर्टेंट है, प्लांटेशन वाला देख लेना, फैक्ट्री वाला देख लेना, माइंस का देख लेना, वाला देख लेना, इंटर स्टेट माइग्रेंट वाला देख लेना। ठीक है, और जर्नलिस्ट वाला देख लेना यहाँ पे, तो ये इंपॉर्टेंट देख लेना। और सबसे जरूरी है कि आप इनकी ईयर जरूर याद रखना, जैसे माइंस एक्ट 1952 वो याद रखना, फैक्ट्री का आपको पता ही है कि 1948, कॉन्ट्रैक्ट लेबर जो है आपका 1970 है। तो कुछ का इंपॉर्टेंट आपको ईयर जरूर याद रखना है। ठीक है, फिर मैं आपको बता रहा हूँ क्योंकि ईयर आपसे पूछा भी जाएगा एग्जामिनेशन में। अब इसके बाद में जब कोडिफिकेशन हो गया तो कोडिफिकेशन के बाद में जो 622 13 एक्ट मिला के बनते, अब आपके 140 है। तो अगर आपसे पूछा जाए कि जो आपका ऑक्यूपेशनल सेफ्टी हेल्थ एंड वर्किंग कंडीशन कोड 2020 है उसमें कितने पर्टिकुलर एक्ट है, आप बोलेंगे 13 एक्ट है। कितने पर्टिकुलर सेक्शन है, 143 सेक्शन है। और अगर आपसे पूछा जाए और बाकी क्या है इसमें, बाकी आपका ये आया किस डेट को, 29 सितंबर 2020 को ऑफिशियल गैजेट में ये आ गया था, बट अब तक एनफोर्स नहीं किया गया है, अब तक इसको जो है लागू नहीं किया गया है। ठीक है, अब आती है एप्लीकेशन ऑफ कोड। इस कोड की एप्लीकेशन क्या रहेगी, तो अगर यहाँ पे आप देखें तो यहाँ पे लिखा हुआ कि कोड अप्लाइज टू एस्टेब्लिशमेंट एम्प्लॉइंग एटलीस्ट 10 वर्कर्स। यहाँ पर भी क्या है कि आपका 10 वर्कर कम से कम जिस एस्टेब्लिशमेंट में, जिस फैक्ट्री, जो भी आप पर्टिकुलर एक वर्क प्लेस देख रहे हैं उस वर्क प्लेस में कम से कम 10 वर्कर काम करने चाहिए। ठीक है, इट अप्लाइज टू माइंस एंड डॉग। ठीक है, इवन 1 वर्कर इज वर्किंग। माइन के केस में अगर एक भी वर्कर काम कर रहा है तो भी वो आपका इस कोड के अंडर आएगा। ठीक है, तो जनरल प्रोविजन है कम से कम 10, माइन के केस में वो नहीं है, ये इंपॉर्टेंट है, याद रखना। दूसरा क्या है, डज नॉट अप्लाई टू अप्रेंटिस। मैंने आपको बताया था जो अप्रेंटिस होते हैं वो अप्रेंटिस एक्ट 1961 जो है, ठीक है, जो उसके अंडर आते हैं वो लोग भी इसमें इंक्लूड नहीं होंगे, उन पे भी ये अप्लाई नहीं होगा। हो सकता है उसी पर्टिकुलर एस्टेब्लिशमेंट में वो काम कर रहे हो और बाकी वर्कर पे अप्लाई हो ये कोड, बट अप्रेंटिस पे नहीं होगा। ठीक है, क्योंकि वो एम्प्लॉय की डेफिनेशन में नहीं आते। डज नॉट अप्लाई टू ऑफिसेज ऑफ सेंट्रल गवर्नमेंट, ये आपका जनरल प्रोविजन है ही, स्टेट और सेंट्रल गवर्नमेंट के एम्प्लॉइज हैं उन पर अप्लाई नहीं होगा। ठीक है, और प्रोविजन ऑन हेल्थ एंड वर्किंग कंडीशन अप्लाइज टू ऑल एम्प्लॉइज। एक यहाँ पे बहुत इंपॉर्टेंट प्रोविजन दिया गया है कि जो प्रोविजन आपके किससे, हेल्थ और वर्किंग कंडीशन से रिलेटेड है, वो सब पे अप्लाई होंगे, और जो बाकी आपका सेफ्टी वाले हैं वो सब पे अप्लाई नहीं होंगे। डिफरेंट कैटेगरी और डिफरेंट थिंग्स आप यहाँ पे दे दी गई है, बट जो हेल्थ के और वर्किंग कंडीशन के प्रोविजन है विल बी अप्लाइड टू एवरी एम्प्लॉय। ठीक है, देखिए अप्रोप्रिएट गवर्नमेंट, मैंने कई बार ये वर्ड आया भी है, हर कोड में सेम डेफिनेशन है, फिर भी मैंने थोड़ा कैटेगराइजेशन यहाँ पे किया है जिससे आपको समझ में आ जाए। जब भी मैं अप्रोप्रिएट गवर्नमेंट की बात करता हूँ तो वहाँ मेरा मतलब होता है तो सेंट्रल गवर्नमेंट से या आपकी स्टेट गवर्नमेंट से। अब सेंट्रल गवर्नमेंट किस केस में अप्रोप्रिएट गवर्नमेंट होगी, तो वो होगी इन द रिलेशन ऑफ an establishment carried or by or under authority of central government or establishment of railway, mine, oil field, major port, एयर ट्रांसपोर्ट सर्विस, टेलीकम्युनिकेशन, बैंकिंग। देखिए यूनियन लिस्ट के जितने भी सब्जेक्ट हैं अगर उससे रिलेटेड कोई भी किसी भी टाइप का आपका स्टैब्लिशमेंट है तो वहां पे सेंट्रल गवर्नमेंट होगी आपकी। पीएसयूज के केसेस में होगा वहां पे आपके सेंट्रल गवर्नमेंट होगी, क्या, अप्रोप्रिएट गवर्नमेंट। और उससे अलग इन द रिलेशन ऑफ एनी फैक्ट्री, मोटर ट्रांसपोर्ट अंडरटेकिंग, प्लांटेशन, न्यूज़पेपर एस्टेब्लिशमेंट एंड एस्टेब्लिशमेंट रिलेटेड टू बीडी एंड सिगार इंक्लूडिंग द एस्टेब्लिशमेंट नॉट स्पेसिफाइड इन दैट पर्टिकुलर कोड, वहां पे भी क्या होगा, आपका स्टेट गवर्नमेंट विल बी द अप्रोप्रिएट गवर्नमेंट। ठीक है, तो ये आप क्लियर डेफिनेशन एक बार देख लेना, स्लाइड को एक बार देख लेना कि किसके केसेस में कौन सी आपके अप्रोप्रिएट गवर्नमेंट होगी। यहां पर मेजर जो आपके यूनियन लिस्ट में 7 शेड्यूल में जो आपके लिस्ट में सब्जेक्ट गिवन है उसी के केसेस में आपकी सेंट्रल गवर्नमेंट विल बी द अप्रोप्रिएट गवर्नमेंट फॉर पर्टिकुलर एस्टेब्लिशमेंट। अब चलते हैं, देखिए यहां पे 2 इंपॉर्टेंट प्रोविजन में इसी आपका जो जनरल इंट्रोडक्शन था उसके साथ में आपको बताना चाहूंगा। पहला है आपका, यहां पर आप देख सकते हैं सेफ्टी कमेटी।
सेफ्टी कमेटी आपकी सेक्शन 22 के अंदर इस्टेब्लिश की जाती है। ये सेफ्टी कमेटी इसमें सबसे इंपॉर्टेंट प्रोविजन है इसका, इसीलिए मैं आपको जनरल जो डेफिनेशन है उसी के साथ में बता रहा हूँ। शॉर्ट वीडियो रहेगी तो आप इस पर फोकस कर पाएंगे। तो यहाँ पर क्या है कि अप्रोप्रिएट गवर्नमेंट में बाई जनरल और स्पेशल ऑर्डर रिक्वायर एन एस्टेब्लिशमेंट और क्लास ऑफ एस्टेब्लिशमेंट टू कॉन्स्टिट्यूट इन द प्रिस्क्राइब्ड मैनर ए सेफ्टी कमेटी कंसिस्टिंग of representative of employer and workers engaged in such establishment in such manner that number of representative of workers on the committee shall not be less than the number of representative of employer and representative of the workers shall be chosen in such a manner as prescribed by the appropriate government। यहाँ पे क्या है कि आपकी एक सेफ्टी कमेटी स्टैब्लिश होगी, ठीक है। तो आप इस पूरी डेफिनेशन को स्किप करना, सिंपली ये देखना सेक्शन 22 जो है आपकी स्टेट गवर्नमेंट को भी और आपकी सेंट्रल गवर्नमेंट को भी दोनों को पावर देती है एक सेफ्टी कमेटी को स्टैब्लिश करने का। और वहां पर जो रिप्रेजेंटेशन होगा एम्प्लॉयर और एम्प्लॉय, ये तो हर केस में आपका है। आपने देखा जितने भी केसेज हुए सब में दोनों का रिप्रेजेंटेशन क्या होना चाहिए, सेम होना चाहिए, इक्वल रिप्रेजेंटेशन होना चाहिए। वो ये आपका सेक्शन 22 बोल रहा है। आपसे डायरेक्टली पूछा जा सकता है सेफ्टी कमेटी इज विल बी एस्टैब्लिश्ड अंडर विच ऑफ द फॉलोइंग प्रोविजन ऑफ ऑक्यूपेशनल हेल्थ सिक्योरिटी एंड वर्किंग कंडीशन कोड 2020। आपको लगता होगा कि ये कोड का खुद का ही नाम इतना बड़ा है, इसमें अंदर के प्रोविजन तो इतने डिफिकल्ट होंगे। और इसमें आपने देखा कि 13 एक्ट्स आर सब्ज्यूम्ड इन दैट पर्टिकुलर कोड, ठीक है। तो थोड़ा डिफिकल्ट हो जाता है, सारी चीजें आपको याद रखना। जनरली मैंने आपको बताया, आप देखना कि कितने नंबर ऑफ उसमें सेक्शंस है, कितने पर्टिकुलर चैप्टर है, कितने वहाँ पे शेड्यूल है, इंपोर्टेंट शेड्यूल में क्या है, इंपोर्टेंट जो आपके चैप्टर में इंपोर्टेंट आपके प्रोविजन है, बस वो याद रखने, ठीक है। सेकंड जो इंपोर्टेंट है मैं आपको यहीं पे और इन एवरी स्टेब्लिशमेंट, ठीक है, विच इज, देखिए ये और आप देख लेना कि सेफ्टी कमेटी स्टेब्लिश कहाँ पे होगी, किन किन स्टेब्लिशमेंट में होगी, ये भी उतना ही जरूरी है। जहां पर भी आपके फैक्ट्री अगर है तो फैक्ट्री के केस में 500 या 500 से ज्यादा वर्कर अगर है, उन फैक्ट्री के केसेस में आप सेफ्टी कमेटी स्टैब्लिश करेंगे। इतने आपके 500 या 500 से ज्यादा। फिर अगर बिल्डिंग और कंस्ट्रक्शन वर्क है वहां पे 200 या 200 से ज्यादा, 200 या मोर देन 200। फिर अगर बात करें माइन की तो वहां पे 100 से ज्यादा, ठीक है। तो 3 इंपोर्टेंट आप देख लेना, पता नहीं है कि स्किप हुआ या फिर नाम यहाँ पे गलत है, ठीक है। बी ये रहा आपका फैक्ट्री कैरिंग द हैजार्डस प्रोसेस वेयर 200, ठीक है। तो जहां पे जिस फैक्ट्री में हैजार्डस एक्टिविटीज, कुछ ऐसा केमिकल रिलेटेड कुछ ऐसा वर्क हो, वर्क प्रोफाइल जो डिफिकल्ट हो, ठीक है, जहां पे रिस्क हो लाइफ का, तो उन सब में भी 200 से ज्यादा अगर वर्कर है वहां पे ये पर्टिकुलर सेक्शन 22 एप्लीकेबल होगा, आपको सेफ्टी कमेटी स्टैब्लिश करनी पड़ेगी। तो ये 4 चीजें हैं आपकी। ऐसी फैक्ट्री जहां पे जो नॉर्मल फैक्ट्री है उनमें 500 से ज्यादा, जिन फैक्ट्री में हैजार्डस काम हो रहा है, किसी केमिकल रिलेटेड एक्टिविटी कुछ ऐसा हो रहा है कि जहां पे लाइफ का रिस्क है, वहां पे 200 से ज्यादा। अगर वो बिल्डिंग वर्कर है, बिल्डिंग और कंस्ट्रक्शन वर्क है, किसी टाइप का साइट है, 200 से ज्यादा। अगर वो माइन है तो वहां पे 100 से ज्यादा, ठीक है। अब सेक्शन 6 और इसका एक चैप्टर 6 और इंपोर्टेंट है, जो कि आपका सेक्शन 24 जो पर्टिकुलर है वो इंपोर्टेंट है, वेलफेयर फैसिलिटीज। तो यहां पर ये इसमें प्रोविजन है रिलेटेड टू वेलफेयर फैसिलिटीज। हम ये नहीं देखेंगे कि वो कौन कौन सी वेलफेयर फैसिलिटी है, जैसे कैंटीन की बात की जाएगी, फर्स्ट एड और डिफरेंट अदर फैसिलिटी। हमको देखना है कि ये पर्टिकुलर चीज। द कोड इंक्लूड्स 3 शेड्यूल कंटेनिंग, ठीक है, 29 diseases that employer is required to notify the authorities of in the case worker contracts them, 78 safety measures that government may regulate, ठीक है। 29 क्या है आपका इंडस्ट्रीज इन्वॉल्विंग हैजार्डस प्रोसेस, द लिस्ट में भी हमें, ठीक है। आप अगर शेड्यूल उसमें देखेंगे तो इन सब चीजों की डिटेल वहां पे मिलेगी। आप बस पर्टिकुलरली देख लेना कि हाउ मेनी नंबर ऑफ डिसीजेज दैट पर्टिकुलर employer has to notify to particular authority। भाई जो एम्प्लॉयर है किसी अथॉरिटी को नोटिफाई करना पड़ेगा, कंपल्सन है। अगर इन 29 डिसीज में से कोई एक, 29 डिसीज आप याद रखना, ठीक है। वो इसमें लिस्ट प्रोवाइडेड है, शेड्यूल जो इसके अगर आप देखेंगे उसमें लिस्ट है, बट आपको लिस्ट पे नहीं जाना, बट नंबर ऑफ डिसीज आपको याद रखना है, ठीक है। वो कितना है आपका 29।
अब एक और जो लास्ट इसमें जनरल प्रोविजन में हम पढ़ेंगे वो है आपका ऑफेंसेज एंड पनिशमेंट। मैंने फिर आपको बताया कि इसमें आपको ज़्यादा याद नहीं रखना आप, बट फिर भी यहाँ पर एक मैंने जनरल क्लासिफिकेशन आपका ऑक्यूपेशनल सेफ्टी हेल्थ एंड वर्किंग कंडीशन कोड का बता दिया है कि चैप्टर 12 है, सबसे इंपॉर्टेंट है आपका ऑफेंसेज एंड पनिशमेंट। अगर मैं क्लासिफाई करूं तो मैं 3 तरीके से कर सकता हूं। पहला है इन द केस ऑफ डेथ ऑफ एम्प्लॉय, अगर डेथ हो जाती है एम्प्लॉय की तब क्या होगा, इम्प्रिजनमेंट होगा आपका 2 साल का, ठीक है, फाइन आपका 5 लाख तक है, या फिर आपको दोनों भी बियर करना पड़ सकता है, ठीक है। और कोर्ट में डायरेक्ट दैट एटलीस्ट 50% ऑफ सच फाइन गिवन एज कंपनसेशन टू द विक्टिम, ठीक है। विक्टिम की जो फैमिली है, जो भी उसका लीगल रिप्रेजेंटेटिव है, उसको जो है 50% का जो भी ये फाइन किया गया है वो पे करने के लिए कोर्ट ऑर्डर दे सकता है, ठीक है। तो मैक्सिमम पनिशमेंट डेथ में क्या है 2 ईयर और फाइन है 5 लाख। अगर पनिशमेंट फॉर कोजिंग ऑब्स्ट्रक्शन टू इंस्पेक्टर कम फैसिलिटेटर, अगर आप उसको ऑब्स्ट्रक्ट करते हो तो आपको 3 साल तक की 3 महीने तक की जेल हो सकती है, फाइन हो सकता है 1 लाख का, ठीक है, दोनों हो सकते हैं। पनिशमेंट फॉर नॉन मेंटेनेंस ऑफ, जैसे वर्किंग कंडीशन के लिए आप क्या इंश्योर करोगे कि आप रेगुलरली एक रजिस्टर मेंटेन करें, रिकॉर्ड मेंटेन करें और रिटर्न अपना फाइल करें। अगर उस टाइप के दोषी आप पाए जाते हैं तो ये कोड कहता है पेनल्टी नॉट लेस देन 50,000, ठीक है। और इफ कन्विक्टेड अगेन तो 2 लाख होगी, ठीक है। तो 2 लाख होगी कब, जब आप फिर से कन्विक्ट होंगे। अगर आपने दोबारा वही गलती की तो आपको 2 लाख का पनिशमेंट देना पड़ेगा, फाइन देना पड़ेगा। और अगर आपने पहली बार गलती की तो 50,000 का फाइन आपके ऊपर होगा। तो ये पेनल्टीज है सिंपली, ठीक है। और इफ एम्प्लॉय वॉयलेट्स द प्रोविजन ऑफ दिस कोड ही विल बी सब्जेक्टेड टू ए फाइन ऑफ 10,000। ये भी आप याद रखना कि पनिशमेंट में अगर ऑक्यूपेशनल सेफ्टी हेल्थ एंड वर्किंग कंडीशन में एम्प्लॉय को पाया जाता है दोषी, उसको पाया जाता है कि भाई आपने वॉयलेशन किया है, तो उस केस में उसको भी 10,000 पे करना पड़ेगा एज ए फाइन, ठीक है। ये सारी पेनल्टी किसके लिए है, एम्प्लॉयर के लिए। तो that's all for this video. That's all for this video, and in the next video we are going to analyze other section of occupational safety health and working condition act 2020। उसके हम जनरल प्रोविजन देखेंगे, उसकी पीडीएफ को देखेंगे, जो बेसिक एक्ट है उसको देखेंगे, और बेयर एक्ट के थ्रू ही हम पर्टिकुलर इंपॉर्टेंट प्रोविजन को फिर एनालाइज करेंगे, ठीक है। सो थैंक यू सो मच।